Welcome back. Now we commence to the next part of this video wherein we will take you through various topics in the chapter Reproductive Health. These are population growth and associated data, methods of contraception, MTP and STDs, and assisted reproductive technologies or ART. So without much ado, let's move on to our expert panel and hear what they have to say on this. ओके, थैंक यू मैम। आओ बच्चों, चलते हैं एक दूसरे चैप्टर की ओर जो एक बहुत अच्छा हाउस है क्वेश्चंस के लिए, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर की शुरुआत जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज से करी गई है, जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर को बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एमनियोसेंटेसिस का जिक्र किया गया है। यहाँ पर एक चीज बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए कि एमनियोसेंटेसिस का यूज सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए अलाउ नहीं है। उससे हो जरूर सकता है, लेकिन उससे सेक्स डिटरमिन करना इलीगल है। तो आगे बढ़ते हैं सर। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए हुए हैं, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। उसके बारे में चर्चा करते हैं सर। सर, आप देखते होंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पे तो लगभग हर साल ही कोई ना कोई सवाल पूछ लिया जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि इससे कोई सवाल ना आता हो। बिल्कुल। और जैसे कि ये क्वेश्चन नीट 2019 में आया हुआ है रिगार्डिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड व्हिच इन्वॉल्व्स रोल ऑफ हार्मोन्स। ये क्वेश्चन एक तरह से थोड़ा इनडायरेक्ट है। बच्चे को पूरा सभी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का प्रॉपर ठीक डिटेल मालूम होगा ना, तभी उसे ये सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन कौन से हैं, अगर उसे ये क्लियर नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव का सुपरफिशियल नॉलेज है, तो उसे सॉल्व कर पाने में बड़ी दिक्कत होगी। बैरियर मेथड, कॉपर टी की वजह से 3 ऑप्शंस तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके गलत हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। और अगला क्वेश्चन अगेन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दैट इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस पे क्वेश्चन पूछा गया है। नीट 2010 में कॉपर के रोल को एम्फसाइज किया गया है और इसमें काफी खासा कंफ्यूजन भी बच्चों को रहा होगा, लेकिन अगर बच्चे ध्यान रखें कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट पे फोकस करें कि क्या लिखा है, क्या स्टेटमेंट लिखा है एनसीईआरटी ने, तो उससे फिर ये आंसर आसान हो जाता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि ना यहाँ पर ना एक जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, मुझे लगता है खासतौर से इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज किया होगा। क्योंकि जब हम आईयूडी के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आईयूडी जो है वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है बाय प्रिवेंटिंग द इम्प्लांटेशन। एग्जैक्टली। पहला ऑप्शन भी यही दिया हुआ है। तो यहाँ भी एक चीज बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है गौर करने की, कि अगर आईयूडी पर जनरल क्वेश्चन आता है, मतलब टाइप पर नहीं आता, जैसे यहाँ कॉपर रिलीजिंग हो गया, एक हार्मोन रिलीजिंग भी है, न्यूट्रल आईयूडी भी होते हैं, तो अगर टाइप पर क्वेश्चन नहीं आता स्पेसिफाई करके, सिर्फ डायरेक्टली आईयूडी पर क्वेश्चन आया है, तो उसको आंसर यही देना चाहिए कि दे प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन। पर अगर टाइप पर क्वेश्चन आता है तो फिर स्पेसिफाई करके, जो एनसीईआरटी ने खासतौर से जिस पॉइंट को हाईलाइट किया हुआ है, जैसे कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी स्पर्म की मोटिलिटी को कम करते हैं, स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देते हैं, इन पॉइंट्स को हमें जो है प्रेफरेंस देना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सर। और ये हमारे इंस्टीट्यूट के फैकल्टीज ने एक लिस्ट बनाई है सर, जिसमें मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, टाइप्स और उनके प्रिंसिपल एक्शंस को सर यहाँ पे शो किया है। तो इस टेबल को पढ़ते बच्चे को एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा और मेमोराइज करने में, रिवाइज करने में उसको आसानी होगी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को। आगे बढ़ते हुए सर, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बाद जो इस चैप्टर में हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं, दैट इज रिगार्डिंग दी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। वैसे तो इन इन्फेक्शंस के कॉजेटिव एजेंट्स को एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एनसीईआरटी ने टारगेट किया है, नीट ने टारगेट किया है रिगार्डिंग दी पॉजिटिव एजेंट्स। सर, जैसे हम पिछले सेशन में बात कर रहे थे, आपने इस बात को एम्फेसाइज किया था कि एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी हमें देखना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन भी आपके उसी स्टेटमेंट को एम्फेसाइज करता है फिर से। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे क्वेश्चन नीट पूछ चुका है कि ये एक लीगल मेथड है फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्वेश्चन इस पे आया हुआ है। वैसे तो हम लोग जो
अमेंडमेंट्स आए हैं एमटीपी में, उसमें कुछ वीक्स का हल्का सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज रिगार्डिंग द वीक अप टू विच इट इज सेफ टू परफॉर्म एमटीपी। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक जो स्टेज होती है, या कह सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, हम एक तरह से बोल सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्योंकि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट उतना नहीं होता फीटस का, तो उस समय अगर टर्मिनेट करते हैं तो मदर की हेल्थ और लाइफ को रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। दैट्स व्हाई वी कंसीडर इट सेफ। बदलाव जो सर हुए हैं एमटीपी के रिगार्डिंग, अमेंडमेंट्स जो हुए हैं, उसमें जो मेंशन किया गया है वो ये है कि अप टू 12 वीक्स एक डॉक्टर की कंसेंट चाहिए होती है, और अगर उसके बाद हम करते हैं एबॉर्शन तो हमें लीगली 2 डॉक्टर्स की कंसेंट चाहिए होती है अप टू 24 वीक्स। सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, अगला टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर में है दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, और इससे ये क्वेश्चन जो है टारगेट किया नीट ने रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और इसको भी बच्चा तभी ठीक कर सकता है सर जो वो एनसीईआरटी के टेक्स्ट पे स्टिक करेगा, अदरवाइज वो बाकी ऑप्शंस में कंफ्यूज होकर रह जाएगा। जैसे कि इसमें एक ऑप्शन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी दिया हुआ है सर। लेकिन अगर एनसीईआरटी के टेक्स्ट को पढ़ें तो ये बिल्कुल जो है उसने क्लियरली मेंशन किया है, इन केस ऑफ वेरी लो स्पर्म काउंट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज यूज्ड। तो जहां कहीं भी हम कई बार देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस जहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो ऑलवेज जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट है हमें उसी को ही प्रेफरेंस देना होता है आंसर को सिलेक्ट करते समय। तो सर टू कंक्लूड, बच्चों को जो है थोड़ा ध्यान से एनसीईआरटी के टेक्स्ट को पढ़ के, और रिगार्डिंग जो है हमें एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें और भी जो टेक्निक्स हैं जैसे कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये टेक्निक्स कब करी जाती हैं और इसमें क्या क्या इनके फीचर्स हैं, इसके बारे में जानकारी बच्चे को जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आगे फ्यूचर में इस पे क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं। और थैंक यू स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जामिनेशन 2020। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय और एक्सपर्टाइज जो है यहाँ पर उसको बच्चों को गाइड करने के लिए, उसमें उनकी मदद करने के लिए आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Now, we have succeeded in going through these chapters stepwise and analyzing the type of questions asked previously. We will bring back to you the same next week, but this time with a different topic, and that would be Animal Kingdom and Cockroach from the chapter Structural Organization in Animals. Till then, keep studying, keep rocking.